अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाज़िर खिदमत है। आज 20 सितंबर रोज पीर प्रोग्राम आप देख रहे हैं और आप लोगों की काफी अरसे से फरमाइश थी कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब कहाँ खो गए हैं। वो हमने ढूंढ ही निकाला उनको, तो हमने सोचा कि कुछ 3-4 कुछ ऐसे सवाल रखते हैं उनके सामने, इस बारे में वो क्या राय देते हैं। तो आज का टोटल हमारा टॉपिक जो है ना, पॉलिटिक्स के डायनामिक्स में भी है, एहतसाब के कॉन्टेक्स्ट में। फारूक हमीद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि बड़ी देर की मेहरबान आते-आते आखिर नैब की अदालतों के जज तैनात हो गए। जैसे कासिम खान साहब के दौर में जिस तरह अब्रप्टली जजेस ट्रांसफर किए गए थे, नजर आ रहा था कि दाल में कहीं ना कहीं काला है। पर जजेस आ गए हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, नैब का नैरेटिव आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? और वो जो नारे लगाते हैं ना अवाम को बेवकूफ करने के लिए, जावेद लतीफ जैसी, ना घर के ना घाट के, और वो बातें करते हैं 50-50 करोड़ की जायदादें निकल रही हैं और उनकी, और वो कहते हैं मैं बागी हूँ। जैसे जैसे जावेद हाशमी कहता था उसकी भी जायदादें निकली तो वो बागी, घर गया भाग गया घर में। क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब। आई एम वेरी ग्लैड कि मैं काफ़ी दिनों के बाद आई एम बैक इन जो प्रोग्राम, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं पहले ये कहूँगा कि बड़ा क्रेडिट आपको जाता है और हम, आपको पता है, हम आपके पीछे हैं, हम आपकी हमेशा सपोर्ट में रहे हैं, क्योंकि आपने ये पब्लिक सर्विस जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपने माशाल्लाह बड़ी बहुत मेहनत की और कर रहे हैं। ये आपने जो तहरीक चलाई पिछले 6 महीने में, आपने जो प्रेशर कायम रखा अपने लीगल सिस्टम पे, गवर्नमेंट के ऊपर, सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने और अपनी जो आपकी जो पिटिशन है वगैरह वगैरह, कि शुक्र है फाइनली 6-7 महीने के बाद, जिसको गवर्नमेंट कहती थी बाद में कि जनाब ये तो टेक्निकल हिचेस थे, लेकिन ये क्या टेक्निकल हिचेस थे कि फाइनली चले, जो देर आए दुरुस्त आए। 6 महीने के बाद वो लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस ट्रांसफ़र हो गए थे, पुराने अपना जो पहले साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, अब वो जनाब अपनी जगह तैनात हो गए, नए जजेस आ गए, इन पोजीशन हो गए। और मैं आपको बताऊं कि जब ये इनकी तैनाती हुई है, विद इन डेज ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में एहतसाब का अमल जो रुक गया है, और मुझे बड़ी तशवीश होती थी और मेरे ज़हन में गलत ख्याल आते थे कि पता नहीं क्या हो गया है, कोई ढील हो गई है, कोई डील हो गई है, क्या होगा। इस किस्म के वो वहम और खदशात मेरे ज़हन में आते थे कि या अल्लाह खैर हो, इतनी मेहनत की गई है तो ये कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन नहीं, मैंने देखा कि आते साथ ही जनाब वो केसेस की हेयरिंग अब शुरू हो गई हैं। अब शहबाज शरीफ साहब, हमजा, 30 तारीख को भी उनकी एक इंडाइटमेंट होनी है, अपना उनके ऊपर वो फर्द जुर्म आयद होनी है। पता नहीं कितने केसेस चल रहे हैं। जरदारी साहब के मामला के मैं देख रहा हूँ उनमें हिलजुल आ रही है। तो फिर मुझे कुछ एक दो बातें याद आ गई। एक दो अहम लोगों ने सियासी में बात कर रहा था कुछ अर्से पहले, मैंने कहा जी ये क्या हो गया? उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। ब्रिगेडियर फारूक, आप आपके जेर से ये बात निकाल लें कि पाकिस्तान में एहतसाब का अमल रुक गया है। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, टेम्परली इसको मामला इसमें स्लो डाउन हुआ है, लेकिन आप देखेंगे इंशाल्लाह लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक, नैब के कानून के मुताबिक, ये अभी इसमें मोमेंटम आएगा और आप देखेंगे। तो ये अगर कोई समझता है कि जनाब बस उसने पता नहीं क्या कर लिया या ये केसेस बैकग्राउंड में चले गए, बैक बर्नर पे चले गए, नो, ये बिल्कुल चलेगा और ये ठीक ठाक तेज चलेगा। तो लिहाजा मुझे फिर दोबारा तसल्ली है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले इलेक्शन से पहले, यानी कि अगले, ज़ाहिर बात अभी 2 साल पड़े इलेक्शन में, लेकिन अब जिस तेज़ी से ये काम होगा, ये बिल्कुल केसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। और यही आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा जावेद अच्छा। लतीफ के बारे में तो आप भूल गए हो। जावेद लतीफ जो जो वो अपना अंदाजा लगाए, ऐसे घटिया लोग जो इदारों पे बातें करते थे और उनकी जब औकात निकली है, और आपको पता है ये इदारों को तो ऐसे ही करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी इसी तरह कहा, लेकिन वो भी मामला मंतकी जान लो। जावेद लतीफ के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जावेद लतीफ़ साहब के साथ मैं भी कई दफ़ा पॉलिटिकल टॉक शो में आता रहा हूँ, अब तो खैर काफ़ी अरसा हो गया,
लेकिन जावेद लतीफ़ साहब को लगता है कुछ और ही दुनिया में रह रहे हैं। देखिए, इस वक्त उनको मालूम होना चाहिए, हम सब रियासत का बड़ा फोकस है, इतने रियासत के पास इदारे हैं, इतने ज़राए हैं उनके पास, इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, FBI हैं, और इदारे हैं, FIA है, वो एक एक चीज़ पता लगा सकते हैं किस किस शख्स ने इस मुल्क में पैसा मुबैना तौर पे, इनिशियली तो मैं कहूँगा उन्होंने इलीगल तरीके से पैसा कमाया, इलीगल तरीके से जायदादें बनाई पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर। सब कुछ इंफॉर्मेशन हमारे इदारों के पास है, सब इंफॉर्मेशन हमारे इदारे, चाहे FIA को आप कहें, चाहे FBR को कोई, सब इनको सब कुछ पता है। तो और इवन नैब के पास, मैं समझता हूँ 20 साल का, 21 साल हो गए, नैब के पास बड़ा डेटाबेस है, बहुत डेटाबेस है। 21 साल से नैब के अपने इंटेलिजेंस के इदारा है, नैब की अपनी प्रोबिंग है, नैब अपने ज़राए से जो है कानूनी तौर पे तमाम लोगों के एसेट्स जो है उनके बारे में सब कुछ जानता है नैब। तो मैं समझता हूँ कि जावेद लतीफ़ साहब को खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये जावेद लतीफ़ साहब जो हैं उनको भी ये 50 करोड़ का मनी ट्रेल जस्टिफाई करना पड़ेगा। इनको नहीं, नैब आप ने समझते हैं कि वो जस्टिफाई कर सकेंगे एक बंदे ने कि जिसकी कारोबार की अपना हालत ही कोई नहीं है, कि जिसके पास है ही कुछ नहीं। बंदा पूछे उनसे कि उनके पास बहुत ज्यादा नोट है, हर एक को पता है कि वो चोरी चिकारी और इस तरह की, और वो गैस चोरी करना और इस तरह की जितनी चीजें अगर उठाकर आप देखें तो वन कैन इजीली अंडरस्टैंड। और मैं नहीं समझता उनके पास, और ऐसे लोगों की तो जमानतें भी नहीं होनी चाहिए, जो कि ये अगर गिरफ्तार आएंगे तो ये तब जाके देंगे। ये तो जब उस दिन पेश हुए हैं तो वो पहले तो परेशान ही हो गए कि इतनी डिटेलें सारी देकर ना, इतनी डिटेलें सारी सामने रखकर कुछ था ही नहीं इनके पास। नहीं, और मजे की बात है, नैब के अंदर जाके उन्होंने फिर वही बातें की। एक ही जवाब था, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, मेरे बेटे से, बच्चों से पता कर लें। तो मुझे ये लग रहा है, मैं जो अब एक जुमला बोलने वाला हूँ, इसको आप अपना थोड़ा नोट कर लें। और वो ये मुझे लगता है कि अब क्योंकि अदालतें दोबारा फ़ाल हो गई हैं, फंक्शनल हैं, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मोमेंटम जनरेट हो गया। मैं देख रहा हूँ कि आने वाले हफ्तों में मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी लोग जो अपने आप को समझते थे कि जी हम तो नैब हमें हाथ नहीं डाल सकता, हम एहतसाब के प्रोसेस से बालातर हैं, वो जनाब ऐसी की तैसी रियासत की ये और वो, रियासत को चैलेंज करना। मैं समझता हूँ कि अब नैब उन पर हाथ डालेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में, हफ्तों में, इसी महीने, साल की मैं बात कर रहा हूँ, शायद हाई प्रोफाइल अरेस्ट भी हों, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। तो ये बहुत कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब होने जा रहा है। तो देखे ना, पीछे प्ली बार्गेन, एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्ली बार्गेन जो हैं वो नैब ने की हैं। तो नैब जहाँ जहाँ, यही है ना, मैं फारूक अमीर साहब, मैं बैठ के मौजूदा चेयरमैन नैब साहब की मौजूदा नैब की परफॉर्मेंस देख रहा था। 535 अरब रुपए की रिकवरियां हुई है, और 99 से लेकर 2017 तक 290 अरब की हैं। तो ये जो रिकवरियां, ये रिकॉर्ड रिकवरियां, इतना यानी वजह क्या है? हमेशा सियासी हुकूमतें जो है वो नैब को बारगेन पे पोजीशन पे ले आती। चौधरी कमरुज़्ज़मान ने जो तबाही की, चेयरमैन नैब जो साबका थे हमारे सामने मौजूद है। तो अब आप नहीं समझते कि ये जो ट्रायल पेंडिंग भी पड़े हैं, डे टू डे होनी चाहिए, और नैब को भी पूरी ताकत के साथ सामने आना चाहिए। मेरा ख्याल है अब नैब आएगी पूरी ताकत के साथ। अब मैं देख रहा हूँ कि डे टू डे हेयरिंग्स भी होंगी, हेयरिंग एक्सपेडाइट भी होंगी। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा दरीना फैसला भी है। आपको मालूम है कई मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एक्सपेडाइट करें, बल्कि एक दो केसेस में, या शहबाज शरीफ या एक और केस था, उस पर उन्होंने कहा कि जनाब ये आप 3 हफ्ते के अंदर इसको डे टू डे हेयरिंग करके फैसले को मंतकी यहाँ तक लेके जाएं। लेकिन वो बीच में फिर जजेस आगे पीछे हो गए। तो बहरहाल एक बड़ा हर्डल तो रिमूव हो गया। देखिए, आपने अभी चेयरमैन नैब की बात की, ये मेरी नज़र में एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है। जब कभी भी कमांड, अब मेरा ख्याल है को 3-4 हफ्ते उनके रह गए हैं, उनके जो 4 साल की मुद्दत, आईनी मुद्दत उनकी पूरी हो रही नैब के कानून के मुताबिक। मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी कमांड चेंज होती है एट द हाईएस्ट लेवल, तो ये याद रखें इदारा जो, और फिर जब कोई नए आते हैं, कमांडर आते हैं, तो इस केस में चेयरमैन, तो मुझे ये थोड़ा सा ऐसे परेशानी हो रही है
कि ये ना हो कि नैब जो मोमेंटम बनाने की कोशिश करेगी वो फिर एक मामला जो है ना सुस्त रवि की तरफ ना चला जाए, क्योंकि नए चेयरमैन आएंगे, उनकी अपनी पॉलिसीज होंगे, वो डीजी नैब्स को आगे पीछे रद्दोबदल करेंगे, वो प्रोसिक्यूटर्स का रद्दोबदल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होंगी, उस चेंजेस में लोगों की मूवमेंट होगी, वो आगे पीछे 1.5-2 महीने तो वैसे ही निकल जाएंगे। तो और फिर उन्होंने मामला को समझना मैं भी है। खबर दे देता हूँ आपको, मैं यही खबर दे देता हूँ आपको। बाकायदा सेक्शन 6B ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस जो है, उसमें चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत 4 साल है, उसमें तौसी की जा रही है, जैसे प्रोसिक्यूटर जनरल की थी। तो ये खुशखबरी है, जो आप जो बात कह रही हैं, मैंने शायद आपके मुंह की बात छीन ली है कि ये जिस तरह चल रहा है, इसको उस फोर्स के साथ, उस अकाउंटेबिलिटी को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, और उसके लिए हमें ऐसे डायनामिक और ऐसे चेयरमैन नैब की तो जरूरत है। वैसे आपकी बात सही है, दो बातें मेरिट में मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं। नंबर एक, ये चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल साहब जब आए थे 2017 अक्टूबर की 10, 12, 13 तारीख थी, मुझे आज भी याद है। देखें उसके बाद जिस तरह आप भी कह रहे हैं, सैकड़ों 400 500 550 अरब रुपए की रिकवरीज हुई, नंबर एक। नंबर टू, देखें ये केसेस को, ये जितने हाई प्रोफाइल, इनसे ज्यादा हाई प्रोफाइल लोग तो है नहीं है जिनको लोग कह रहे थे कि इनको एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया जाए, इनको लाया जाए प्रोसेस में। तो ये आप क्रेडिट दें चेयरमैन नैब को, रिकवरी अपनी जगह, लेकिन इन बड़े लोगों पे हाथ डालना, इनके केसेस तैयार करना, वो रोज दूसरे दिन की ईवीएम्स होती थी, मेहनत की गई है, जो डीजीज हैं उन्होंने इनको भरपूर सपोर्ट किया है, नैब की कंबाइंड टीम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कामयाब हुआ है, और इस पोजीशन तक ये केसेस लेके आने में कामयाब हो गए हैं। अब कहते हैं ना जैसा एक कि गिरती हुई दीवार को एक थोड़ा सा धक्का चाहिए। तो मेरा ख्याल है अब सिर्फ ये चंद हफ्ते, ये चंद महीने, अगर ये केसेस स्पीडी ट्रायल हो जाएं और यही चेयरमैन नैब हो, वही डीजीज इन पोजीशन हो, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में एहतसाब की नई तारीख रकम हो सकती है। लेकिन मुझे गिला है चेयरमैन नैब साहब से, गिला भी है। देखें 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, कितनी मर्तबा वो लाहौर में आए हैं, कितनी मर्तबा वो लाहौर में आए हैं। मैं तो समझता हूँ कि चेयरमैन नैब साहब को चाहिए था ये, और वैसे मुझे लगता है या वो मीडिया शाय है या क्या वजह है, लेकिन कम अज कम जो साबिक नैब के ऑफिसर्स हैं, कभी कभी 1-2 मरतबा उनको मुलाकात, या जिस तरह हमारे सीनियर प्रोसिक्यूटर्स रहे हैं, पुराने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स रहे हैं, कभी कभी जब वो लाहौर आए, कराची जाएं, तो मिले इन पुराने लोगों को, एक अच्छा होता है, एक वो लिंक जो है वो भी कायम रहता है, क्योंकि आपकी बात को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, और मैं भी जी डिमांड करता हूं कि बाकायदा चेयरमैन नायब साहब को, यानी यहाँ का जावेद इकबाल साहब बहुत डिसेंट ऑफिसर हैं और बड़े ईमानदार इस हवाले से हैं, और काम जितनी तरह से कोशिश कर रहे हैं उनका क्रेडिट जाता है, उन्हें चाहिए कि बाकी अब और देखिए, कई इनपुट आती हैं, कई जो का तजर्बा उनका भी है अपनी जगह, पुराने ऑफिसर्स का, और उनको और इस तरह नहीं, तो यानी कम अज कम वो अच्छी सजेशन देंगे, और हाँ सजेशन में उन्हें अपना अमल हाँ करना, लेकिन उन्हें मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अच्छा, एक तो ये बात चले, ये तो एक ऐसा इशू है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये तो चले, लेकिन मैं ये कहता हूँ, पॉइंट मेरा ये है, अगर कानून में जिस तरह आपने कहा अगर प्रोसिक्यूटर जनरल की एक्सटेंशन हो सकती है, मेरा ख्याल है इस वक्त अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि जनाब वो पैनल बन गया है, कौन से नए चेयरमैन नैब हैं जिन पे लीडर ऑफ द मैं हाउस खबर दे यानी रहा कि हूँ आपको, जी ऑर्डिनेंस पे काम हो गया है, मैं हाँ खबर दे रहा अच्छा, हूँ आपको। तो फिर मेरा ख्याल है इनको बिल्कुल अल्लाह का नाम लेके ऑर्डिनेंस सामने लाना चाहिए, जो भी इसका कानूनी पहलू है, और ये चेयरमैन नैब इनको एक्सटेंशन दे, ताकि ये, और इनका मैंडेट एक होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत वैसे तो इनके काम इंटरफेयर तो नहीं कर सकती है, लेकिन रियासत के इदारों की तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिनको ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, अपनी एनुअल रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को पेश करते हैं, एक सिर्फ हुक्म होना चाहिए, डायरेक्टिव, कि जनाब आप अपने हाई प्रोफाइल केसेस और बाकी केसेस भी पब्लिक वाले जो अहम केसेस हैं मेगा स्कैम के, उनको बस और मंतकी अंजाम तक लेके जाएं, ताकि हमारे ये जो इस वक्त जो इलेक्शन से पहले देखें क्लीन अप होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, फिर लोग कहेंगे जी देखें जी, हम तो अभी तो इल्ज़ाम हैं, हम मुजरिम तो नहीं हैं, हम तो इलेक्शन में आएंगे, अच्छा फिर आपको कमाल, मैं यहाँ रोक रहा हूँ, यही तो देखे ना फारूक अमीर साहब, यही तो बात है। यहाँ हमारा हाल ये है, हम शायद अंधे हैं, बहरे हैं। मेरी माँ कहती थी, किसी ने कहा कि कान कुत्ता लेके भाग गया, पहले कान तो देख लें। यानी नजर आ रहा है, करप्शन के ट्रेसेस हैं, जायदादें पड़ी हुई हैं। अभी रिसेंटली मिसाल ले लें,
आपके सामने नवाज शरीफ इस सिस्टम को चकमा दे के जब भाग गया, और आजकल देखें वो मुल्क दुश्मनों से मिलता फिर रहा है, और अब बैठ के पॉलिटिकल मीटिंग शुरू कर दी हैं, और बाकायदा लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये जो अरबों रुपए का उनके ऊपर पेनल्टीज लगी हुई हैं, जायदादें जब्त हुई हैं, वो प्रोसेस आगे वो तब चलेगा आगे अगर अपीलें चलेंगी। अपीलें वो चलने नहीं दे रहे, किसी ना किसी हीले पाने से कभी मरियम खराब करती है, कभी ये भगौड़े हो जाते हैं। तो आप नहीं समझते कि अब तो मौका आ गया है कि नवाज शरीफ को अब तो हट्टा कट्टे हैं, आना चाहिए पाकिस्तान में आकर अपनी अपीलों का फैसला सुनाए और ताकि जल्द डिसाइड हो। अजहर साहब, आप ये कह रहे हैं, वो तो आपकी खबर है कि बकायदा ऑफिस जाते हैं, बकायदा वहाँ पे वो मीडिया की वो अपना मीडिया रिपोर्टर से मुलाकातें करते हैं, और बकायदा उनकी वहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग होती है, और उसके बाद फिर जारी जो कहने का मतलब है वो तो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, और डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज कन्विक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये अब ये भी by the convicted by the by the trial court, appeals are pending before. हाँ, ट्रायल कोर्ट में ही इज आल्सो कन्विक्टेड, और उसके बाद अपील्स आर पेंडिंग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको वो पनामा केस में इनिशियल तो उनको ताहयात कन्विक्ट किया हुआ है, डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। तो मेरा मतलब ये है कि बड़े अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट जो है, अब क्योंकि यूके गवर्नमेंट जो है वो बदमाशी कर रही है, बेईमानी कर रही है, और उनके अपने अज़ाइम है, यूके गवर्नमेंट के अपने उनके मफादात हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इनको अपने पास अपनी पनाह में रखा हुआ है, और वो उनको वहाँ से ना एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं, ना उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। अब देखें ना, उनका जो वीज़े वाला केस था वो भी पिछले 4 महीने से, जब खबर आई कि उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, अब ये होगा वो होगा, वो मामला भी दब गया। तो मतलब ये है कि वहाँ की यूके की इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे इस बात का भी कोई शक नहीं है कि अगर वो अभी नहीं आते हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं अपना जावेद लतीफ़ साहब के बस नवंबर दिसंबर में आगे आएंगे तो वो जेल में जाएंगे। लेकिन इतना मैं कन्विंस्ड हूँ, इलेक्शन से पहले अगर वो एक मुतवक्का चेंज जो है आला अदलिया में हो जाता है, जिसके लिए गालिबन वो इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आई एम कन्विंस्ड कि शायद उस वक्त वो एकदम जहाज पकड़ेंगे, पाकिस्तान आ जाएंगे। आपने यही बात की, मैं इसी के साथ ऐड कर रहा हूँ, और मेरे तक भी इतलात यही है। और आपको पता है अब कौन मुतालबा कर रही है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जस्टिस काजी फाजिल साहब के केस में रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया, और वो बड़ा वाज़ेह कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी सबके लिए। और उनका कहना ये है कि या तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे, वरना नैब देखे, क्योंकि जजेस किसी को इस्तेसरा नहीं है, ना आइन में है ना कानून में है। अगर एक बंदा मिसकंडक्ट से फारग भी हो तो उसकी एसेट बियॉन्ड मीन के हवाले से इंक्वायरी हो सकती है, और ये इट्स एन ओपन एंड शट केस, इसमें तो कोई है नहीं है। और मैं आपको एक और प्रेडिक्शन भी दे दूं, और बेस्ड ऑन माय असेसमेंट, जो मैं हालात को देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि जो अगले 2022 में ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का, मुझे लग रहा है कि केस जो है ये बहुत हॉट हो जाएगा, और ये जाएगा अपने मंतकी जाम तक जाएगा। अभी तो लटका हुआ केस, लेकिन जाएगा अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे। सो वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट आल्सो। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ, देखिए, हम चेयरमैन नैब की तो उनकी जो अपना जो उन्होंने परफॉर्मेंस है, उससे तो मैं ज़ाती तौर पे बहुत मुतमईन हूँ। लेकिन हमें भूलना चाहिए कि 2-3 डीजीज हैं इस वक्त नैब के पूरे स्ट्रक्चर में। एक तो डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद साहब, मुझे भी उनको मिले हुए कितने साल हो गए हैं, लाहौर में बहुत अरसा हो गया, मुलाकातें कभी नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि आप उनको क्रेडिट दें, एक बहादुर, ईमानदार, निडर और सिंसियर किस्म के ऑफिसर जिन्होंने अपना काम, मैं समझता हूँ, 16 आने किया। बड़ी कोशिश की माफिया ने, बड़ी कोशिश की कि उनके खिलाफ कभी ये निकाल दो, कभी ये केस निकाल दो, कभी ये उनके खिलाफ उन पे बोतान लगा दो, लेकिन नहीं, वो शख्स जो है वो शख्स भी डटा रहा। इसी तरह मंगी साहब रावलपिंडी इस्लामाबाद में, मैं समझता हूँ ही डन अ ग्रेट जॉब। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस आजकल पेशावर में है, पेशावर में है। लेकिन एक बात है, फारूक अवान साहब हैं वहाँ पे, लेकिन जिसको कहते हैं ना, देखे ना, अगर एक टीम में सब प्लेयर एक जैसे नहीं होते हैं, एक दो होते हैं जो स्टैंड आउट करते हैं। और वो स्टैंड आउट कैसे करते हैं? कन्विक्शंस हो रही हैं, रिकवरीज हो रही हैं, लोग अरेस्ट हो रहे हैं, तो वो उससे इंडिकेट होता है कि ये मे बी पेशावर में उस तरह के केसेस नहीं है जिस तरह के यहाँ पे हैं, अपना लाहौर में, डीजी नैब लाहौर में,
या के अंडर या डीजी नैब रावलपिंडी के। और दूसरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे ऐसे लग रहा था कि जरदारी साहब जो हैं उनका वो जो केस चल रहा था आला सुप्रीम कोर्ट में कि उनके केसेस ट्रांसफ़र किए जाए कराची, मैं नोट कर रहा हूँ कि जनाब अजहर साहब वो केसेस पे कोई पेशरफ नहीं हो रही है। 1-2 हेयरिंग हुई है बीच में आज से कुछ महीने पहले, और मैंने कहा भाई ये जी उस वो मामला फिर वहाँ पे जी हमारा प्रोग्राम चूंकि ज्यादा लंबा हो जाना है, मैं जरा जो आप बात कहना चाह रहे हैं उसमें बता दूं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये जेआईटी बनी थी और ये सारा का मामला आया था इस्लामाबाद के अंदर, और आपने खुर्शीद शाह का केस देख लिया है कि इससे ज्यादा और क्या नाइंसाफी होगी कि 2 साल वो अस्पताल में ही बैठे रहे, जेल में सजा उन्होंने भुगती नहीं। तो इसलिए मैं नहीं समझता इस इशू के ऊपर ना हम करेंगे बाद में बात, प्रोग्राम हमारा लेकिन ज्यादा एक मैं बात और कह दूं लास्टली बिफोर वी फिनिश द प्रोग्राम कि कमाल हो गया, अपना शर्जील मेमन साहब भी हैं, दंदनाते फिर रहे हैं, अपना वो जो डॉक्टर साहब हैं, अब तो मैं नाम ही उनका भूल गया, सिंध वाले हमारे बड़े मोहतरम, वो भी दंदनाते फिरते हैं। वहाँ पे कोई इतनी काबिले जिसको कहते हैं ना जिक्र कोई परफॉर्मेंस आउटपुट नहीं। इस पे हमने प्रोग्राम अलग कर रहे हैं, मैं बताऊंगा वहां पे क्या क्या पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। बहरहाल अब आपने जरा एब्सेंट नहीं रहना, हमारे नाज़रीन चाहते हैं कि आपको कम से कम चले 15 दिन में एक दफा जरूर, लेकिन हफ्ते में एक दिन आप जरूर टाइम निकालिएगा। अभी हम नाज़रीन से इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।